इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि एक सुनसान सड़क पर एक गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी में 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। इनका नाम है ऐश, लिंडा, चेरिल, स्कॉट और शैली। ये सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और ये छुट्टियां मनाने किसी सुनसान जगह पर जा रहे हैं और इनकी गाड़ी शहर को छोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और सामने एक लकड़ी का पुल आता है जिसमें लिखा होता है डेंजरस, ट्रैवल एट ओन रिस्क। दरअसल ये लकड़ी का पुल बहुत पुराना होता है और इसीलिए इसके ऊपर से गाड़ी ले जाना बहुत रिस्की है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी ले जाते हैं। और जब इनकी गाड़ी पुल पर होती है तो उसका एक टायर नीचे धंस जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये उस गाड़ी को उस पुल से निकाल कर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और जंगल से होते हुए ये एक कॉटेज तक पहुंचते हैं और ये वही कॉटेज है जहां पर इन्हें स्टे करना है। ये पांचों एक एक करके गाड़ी से बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि कॉटेज के बाहर एक झूला होता है जो अपने पे हिल रहा होता है और ऐसा लगता है कि उस पर बैठकर कोई झूल रहा है, लेकिन उस पर कोई नहीं होता। स्कॉट आगे बढ़ता और दरवाजे के ऊपर से चाबी निकालता है और जैसे ही वो चाबी निकालता है झूला रुक जाता है। वो दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है और अंदर सब कुछ अजीब होता है और बाहर वो सब गाड़ी से सामान बाहर निकालते हैं और अब सब के सब उस कॉटेज के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद शाम होती है और सब अपने अपने कमरों में होते हैं और चेरिल, जो कि ऐश की बहन होती है, उसके सामने एक घड़ी होती है। वो उसका स्केच बना रही होती है और तभी उस घड़ी का जो घंटा लेफ्ट राइट हिल रहा होता है वो रुक जाता है और बाहर से आवाज आती है, जॉइन अस। इससे पहले कि चेरिल को समझ पाती, एक अनजान सी शक्ति उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके पेपर पर एक स्केच ड्रॉ कर देती है और वहीं पर एक तहखाना होता है और ऐसा लगता है कि उस तहखाने का दरवाजा नीचे से कोई धकेल रहा है। चेरिल इस बात को किसी को नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती कि सब लोग डर जाएं। इसके बाद डाइनिंग टेबल पर सब खाना खा रहे होते हैं, तभी एक जोर से आवाज आती है और जब वो उस कमरे में जाते हैं जहां से आवाज आई होती है तो वो देखते हैं कि तहखाने का दरवाजा खुल चुका है। वो सोचते हैं कि किसी जानवर ने ऐसा किया, अंदर कोई जानवर है। और इसके बाद स्कॉट टॉर्च लेके अंदर जाता है, लेकिन काफी देर तक वो बाहर नहीं आता और अब सबको डर लगना शुरू हो जाता है। वो स्कॉट को काफी आवाजें लगाते हैं, लेकिन नीचे तहखाने से कोई आवाज नहीं आती। और इसके बाद ऐश नीचे लालटेन लेकर जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वो चारों तरफ देखता है और तभी स्कॉट उसके सामने आ जाता है और डर जाता है और वो उसे दिखाता है कि वहां पर बहुत सारा सामान होता है, जिसमें एक बंदूक, एक टेप रिकॉर्डर और एक अजीब सी किताब होती है। और उस किताब के एक पेज पर वही चित्र होता है जो कुछ देर पहले चेरिल का किसी ने हाथ पकड़कर जबरदस्ती उस पेपर पे बना दिया था। और वो सारा सामान लेकर ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आने के बाद उस टेप रिकॉर्डर को चलाते हैं और उसमें से आवाज आती है, मैं इस कॉटेज में शहर से दूर काफी लंबे अरसे से हूं अपनी पत्नी के साथ, और सफलता के रूप में मुझे यहाँ एक पुस्तक मिली है जिसका नाम है हैवान जाग उठा। इस पुस्तक के पेज मनुष्य की खाल से बने हैं और इसमें जो अक्षर लिखे हैं वो मनुष्य के खून से लिखे गए हैं। और ये पुस्तक ये भी बताती है कि प्रेत आत्मा कैसे बनती है। जब किसी इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती और वो मर जाता है तो वो प्रेत आत्मा बन जाता है और प्रेत आत्माएं कभी नहीं मरती, वो जमीन के नीचे हमेशा दफन रहती है। और इस पुस्तक में ऐसे मंत्र हैं कि अगर कोई उन प्रेत आत्माओं को जगाना चाहे तो पूनम की रात उन मंत्रों का उच्चारण करे और प्रेत आत्माएं जाग जाएंगी और प्रेत आत्माएं जागने के बाद किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन तभी चेरिल उस टेप रिकॉर्डर को बंद कर देती है क्योंकि उसके साथ पहले एक हादसा हो चुका है और अब उसे डर लग रहा है। लेकिन स्कॉट उस पर हंसता है और वो टेप रिकॉर्डर को फॉरवर्ड करके उसे प्ले कर देता है और तभी उसमें से एक मंत्र का उच्चारण होता है और आज पूनम की रात होती है। और उस मंत्र के उच्चारण के साथ बाहर ये दिखाते हैं कि जमीन से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा है। चेरिल अब जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है कि इसे बंद करो, और जब वो जोर से चिल्लाती है तभी लकड़ी का एक टुकड़ा उनकी खिड़की पे आके लगता है और खिड़की का कांच टूट जाता है। इससे सब सहम जाते हैं और चेरिल वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। सब अपने अपने कमरे में होते हैं। तभी ये दिखाते हैं कि बाहर से एक आवाज आती है, जॉइन अस। और चेरिल जब बाहर देखती तो बाहर कोई नहीं होता। अब वो ये जानना चाहती है कि ये आवाज किसकी है और वो बाहर जाती है और जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तो पेड़ की टहनियां उसके हाथ पैर जकड़ लेती है और उसके कपड़े उतारना शुरू करती है। और उसी पेड़ से एक टहनी निकलती है जो चेरिल का रेप कर देती है।
दरअसल उस पेड़ पर किसी शैतानी शक्ति का वास होता है। चेरल बड़ी मुश्किल से वहां से भागती है और चेरल का कोई पीछा भी कर रहा होता है, लेकिन वो उसे दिख नहीं रहा होता। और बड़ी मुश्किल से चेरल अपने कॉटेज तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। अब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और उसके हाथ से चाबी गिर जाती है, लेकिन तभी ऐश दरवाजा खोल देता है। चेरल सबको बताती है कि किसी शैतानी शक्ति ने मेरा रेप कर दिया है और अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐश उसे समझाने की कोशिश करता है कि रात को यहाँ से जाना ठीक नहीं है, लेकिन चेरल नहीं मानती। चेरल ऐश का भाई है, तो चेरल उसे बोलती है कि तुम मुझे छोड़ने आओगे कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐश बोलता है कि ठीक है, और अब चेरल और ऐश गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। चेरल बोलती है कि हम कितनी कोशिश क्यों न कर लें, ये जंगल हमें नहीं छोड़ेगा। और तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और ऐश और चेरल आगे निकलते हैं। और जब वो लकड़ी के पुल तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि लकड़ी का पुल पूरी तरह से टूट चुका होता है और उसे पार करना नामुमकिन है। और अब उनके पास वापस कॉटेज में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और वो कॉटेज में वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद ऐश उस टेप रिकॉर्डर को दोबारा चलाता है और उसमें से आवाज आती है कि मेरी पत्नी के अंदर शैतान प्रवेश कर चुका है और हैवान जाग उठा पुस्तक में यह लिखा है कि शैतान को मारने के लिए उसके हाथ और पैर काटने पड़ते हैं और मैं अपनी पत्नी के हाथ पैर नहीं काट सकता, इसीलिए मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूं। इस पूरे जंगल में मुझे मौत के अलावा कुछ नहीं दिखता। और वहीं पे दो लड़कियां ताश से गेम खेल रही होती हैं और चेरल खिड़की के पास बैठी होती है। एक लड़की कार्ड निकालती है और दूसरी को यह बताना होता है कि ये कौन सा कार्ड है। और जब वो कार्ड निकालती है तो चेरल खिड़की पे बैठे बैठे बाहर देखते हुए बता देती कि वो कार्ड कौन सा है। वो बोलती कि पान का सत्ता, हुकुम का अट्ठा, वो सारे कार्ड बता देती है। और तभी वो पलटती है और वो पूरी तरह से बदल चुकी होती है। अब वो एक शैतान बन चुकी है और वो हवा में उड़ जाती है। वो बोलती कि तुमने मुझे क्यों जगाया, अब तुम सब के सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। और ये कहने के बाद वो गिर जाती है। अब ऐश और एक लड़की उसके पास जाते हैं। चेरल बेहोश होती है और तभी चेरल एक पेंसिल उठाती है और जो लड़की होती है उसके पैर पर गाड़ देती है। और उसके बाद चेरल, जो कि अब शैतान बन चुकी है, वो सबको मारना शुरू कर देती है, लेकिन वो किसी भी तरह से उसे उस तहखाने में डालकर ऊपर से दरवाजा बंद कर देते हैं। और चेरल, जो अब शैतान बन चुकी है, वो उस तहखाने के अंदर है। वो उस तहखाने को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि बाहर से लगातार कोई उन्हें देख रहा है। और शैली ये बात बोलती भी है। और इसके बाद शैली अपने कमरे में चली जाती है और जब वो खिड़की के पास जाती है तो ऐसा दिखाते हैं कि शैली की तरफ कोई बढ़ रहा है और खिड़की का कांच टूट जाता है और जोर से चिल्लाती है। और उसकी चीख सुनकर स्कॉट वहां पर आता है, क्योंकि स्कॉट उसका बॉयफ्रेंड होता है। और अब वो चारों तरफ देखता है, लेकिन शैली वहां पर कहीं भी नहीं होती। और तभी शैली पीछे से आती है और उसे पकड़ लेती है। और अब वो भी एक शैतान बन चुकी है, उसके अंदर प्रेत आत्मा घुस चुकी है और वो उसे मारने लगती है। और जब वो स्कॉट को मार रही होती है तो स्कॉट उसको आग में धक्का देता है और जलना शुरू हो जाती है, लेकिन स्कॉट उसे बाहर निकाल देता है, क्योंकि स्कॉट उससे प्यार करता था। लेकिन अब वो शैली नहीं है, बल्कि वो एक प्रेत आत्मा, एक हैवान है। और वो स्कॉट को पकड़कर उसी आग में धकेलने की कोशिश करती है जिससे अभी अभी स्कॉट ने उसे बचाया था। और जब ऐश उसे बचाने के लिए आता है तो ऐश को जोर से मारती है। ऐश अलमारी से टकराता और वहीं गिर जाता है। इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा होता है और फाइनली स्कॉट शैली के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐश बोलता है कि हमें इसे दफनाना होगा, क्योंकि उसके टुकड़े होने के बाद भी उसके शरीर के सारे टुकड़े जिंदा थे और वो उसे बाहर ले जाके दफना देते हैं। अब स्कॉट बोलता है कि मैं इस जंगल में एक पल भी नहीं रुकूंगा, लेकिन ऐश नहीं जा सकता क्योंकि लिंडा का पैर जख्मी है और लिंडा ऐश की गर्लफ्रेंड होती है। ऐश बोलता है कि अभी लिंडा जाने की हालत में नहीं है। स्कॉट बोलता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें रुकना तो रुको, लेकिन मैं जा रहा हूं। ऐश बोलता है कि पुल टूट चुका है। वो कहता है जंगल से बाहर निकलने का कोई ना कोई कच्चा पक्का रास्ता जरूर होगा। और स्कॉट वहां से उन दोनों को छोड़कर निकल जाता है। और जब ऐश अंदर जाता है तो वो देखता है कि लिंडा भी अब शैतान बन चुकी है। और इसका कारण ये होता है कि उसके पैर में जो पेंसिल से वार किया था, इसकी वजह से अब उसके अंदर भी प्रेत आत्मा घुस चुकी है और वो एक शैतान है। ऐश अब इस कॉटेज में दो हैवानों के साथ अकेला बचा है और जो नीचे तहखाने में होती है वो ऐश को बोलती है कि जल्दी मैं भी तुम्हें इस तहखाने में बंद कर दूंगी और तुम्हें भी एक हैवान, एक शैतान बना दूंगी। ऐश वहीं पर होता है तभी स्कॉट भी वापस आ जाता है और स्कॉट बहुत बुरी तरह जख्मी होता है और वो बोलता है कि अब हम नहीं बच सकते, सेरल ने सही बोला था कि हम सब मारे जाएंगे। ऐश स्कॉट से पूछता है कि यहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है तो मुझे बताओ। वो कहता है कि है, लेकिन वो पेड़ों से घिरा हुआ है और पेड़ों की शाखाएं अब शैतान बन चुकी हैं, हम यहां से नहीं निकल सकते। और स्कॉट के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। ऐश की गर्लफ्रेंड लिंडा, जो कि अब शैतान बन चुकी है, और उसकी बहन जो तहखाने में है वो भी एक शैतान है, वो दोनों जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं
और इस बात से ऐश पूरी तरह से इरिटेट हो जाता है। वो बंदूक लाता है और लिंडा के सिर पे लगाता है और वो गोली मारने वाला होता है कि तभी लिंडा नॉर्मल हो जाती है और वो बोलती है कि मुझे बचा लो, और वो उसे अपने गले से लगा लेता है। तभी तहखाने से आवाज आती है कि मैं भी ठीक हो गई हूँ। और जब ऐश उस तरफ जाता है उसे बचाने के लिए, तो वो नीचे से उसकी गर्दन पकड़ लेती है और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाता है। और वो देखता है कि अब लिंडा दोबारा से शैतान बन चुकी है और वो लिंडा को उठाकर बाहर ले जाता है और कोटे से बाहर रख देता है और अंदर आके दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन लिंडा दोबारा अंदर आती है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश लिंडा को मार देता है। वो उसे एक टेबल पे लेटाता है, उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और वो एक गड्ढा करता है और उसके अंदर उसे दफना देता है। और जब वो उसे दफना के जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहां पर लिंडा की एक चेन पड़ी होती है जो उसी ने लिंडा को गिफ्ट की थी। और जब वो चेन उठाने की कोशिश करता है, तभी जमीन के अंदर से हाथ आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और अब वो उस कब्र से बाहर आ चुकी है। लिंडा ऐश को मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी गर्दन काट देता है। और जब ऐश अंदर आता है तो वो देखता है कि तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है और चेरल वहां से भाग चुकी है। अब बंदूक लेकर वो उसे ढूंढता है और जब उस पर हमला करती है तो उसे गोली मार देता है, जख्मी कर देता है। लेकिन अब उसके पास गोलियां नहीं है और ये बंदूक उसे तहखाने में मिली थी। इसका मतलब है गोलियां भी तहखाने में है और उसे अब तहखाने में जाना पड़ेगा, नहीं तो वो जिंदा नहीं बच सकता। और ऐश तहखाने के अंदर जाता है और तहखाने के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ से खून निकल रहा होता है, लेकिन उसे गोलियां मिल जाती है और वो गोलियां लेके ऊपर आ जाता है। और वो अब चेरल को ढूंढ रहा है। चेरल बाहर है, चारों तरफ से दरवाजे बंद है, लेकिन तभी वहां पर स्कॉट आ जाता है और स्कॉट भी अब हैवान बन चुका है। और स्कॉट उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर हवा में उठा देता है, लेकिन वो स्कॉट की आंखें फोड़ देता है और स्कॉट वहीं जमीन पर गिर जाता है। और जब स्कॉट जमीन पर गिरता है तो वो देखता है कि उसके शरीर से धुआं निकल रहा होता है। और जब वो आग के पास देखता है तो वहां पर वही किताब होती है जो नीचे तहखाने से लेकर आए थे और वो हल्की हल्की जल रही होती है। और वो समझ जाता है कि इन सब की जिंदगी उस किताब में है और अगर मैं इस किताब को जला दूं तो ये सब खत्म हो जाएंगे। और वो किताब की तरफ बढ़ता है, लेकिन अभी भी स्कॉट मरा नहीं होता और चेरल भी अंदर आ जाती है। स्कॉट उसके पैर पकड़ लेता है, उसे गिरा देता है और वो रेंगता हुआ किताब की तरफ बढ़ रहा होता है। और चेरल उसे लोहे की रॉड से ऊपर से मार रही होती है, लेकिन उसके पास जो चेन थी जो उसने लिंडा को गिफ्ट की थी, वो उससे किताब को खींचता है और उस किताब को जला देता है। और जैसी किताब जलती है, सब के सब अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं और जितने भी हैवान वहां पर होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। और तभी एक आवाज आती है, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और ऐश जब घड़ी में टाइम देखता है तो 3:10 हो चुके होते हैं। वो रात भर वहीं रहता है और सुबह जब सूरज निकल जाता है तो बाहर निकलता है। और जब वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो शैतानी शक्ति जो उन पे हमेशा नजर रखती थी, वो बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। और जैसी ऐश पीछे मुड़कर देखता है तो जोर से चिल्लाता है। और इसी के साथ इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। ये फिल्म 15 अक्टूबर सन 1981 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का पूरा बजट था $4 लाख और इस फिल्म ने कमाए थे $24 लाख और ये एक बहुत ही कामयाब फिल्म थी। इस मूवी के और भी पार्ट्स बन चुके हैं और धीरे धीरे आने वाले वक्त में हम उनकी भी कहानी आपको जरूर सुनाएंगे।